हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ टीचिंग एग्जाम। फ्रेंड, आज से मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 3 के गणित का मॉडल पेपर शुरू करने जा रहा हूं। फ्रेंड, मैंने गणित के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रखा है, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, ताकि आप अच्छे से अपने पेपर को करें और बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन ले पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यह चैनल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित मैथ और रीजनिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि आप लोगों का टीचिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो फ्रेंड। तथा इसके साथ जितने भी वैकेंसियां आती हैं या उनका रिजल्ट जब आता है या एडमिट कार्ड होता है, कोई भी चीज़ ऐसा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टाइम पे देता रहूँगा। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आता है या फिर कोई भी मेरा लेक्चर आता है तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होती है और 5 पर समाप्त होती है के बीच का अंतर है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले ये देख लेते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9 लिख दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो फ्रेंड, 1 के बाद 3 बार 0 लिख दीजिए। ओके फ्रेंड, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ओके फ्रेंड, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से शुरू होती है। ओके फ्रेंड, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो 3 से शुरू होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसकी जगह 9 की जगह 9 काट के यहाँ पे 3 कर लेते हैं। 3 से शुरू होती है और 5 पे समाप्त होती है, और इस 9 की जगह जो है इसको कट करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यानी यहाँ पे 5 लिख दो और सब कुछ सेम रहेगा। ओके फ्रेंड, अब दूसरी देख लेते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होती है। तो फ्रेंड, हमारी तो सबसे छोटी वैसे 1000 थी, लेकिन 3 से क्वेश्चन के अनुसार वो 3 से शुरू हो रहा है, तो 1 की जगह हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे। 3 से शुरू होगी और 5 पर समाप्त होगी, तो इस 0 की जगह जो समाप्त हो रहा है इस पे 5 कर दीजिए। तो छोटी संख्या क्या होगी फ्रेंड? 3005, और बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 3995। ओके फ्रेंड, अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0। ओके फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 990। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड? सी पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, तो संख्या कितनी है? तो फ्रेंड, एक संख्या, मान लीजिए संख्या क्या है, x है, तथा उस संख्या का 3/5, तो x का फ्रेंड क्या है, 3/5।
दोनों का अंतर 50 है। ओके फ्रेंड, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 50। तो संख्या कितनी है? बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 5x माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 50। ओके फ्रेंड्स, 5 में से 3 गया, 2x इज इक्वल टू 5, ये उधर चला जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा 5 इंटू 50। अब 2 से 50 को काट दीजिए तो 25 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड? 25 गुणा 5 यानी 25 पच्चे 125। ओके फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा 125। एग्जाम में फ्रेंड इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये आप जो है यहीं पे सीधा आप गुणा करेंगे इसको। 5x में से 3x घटाएंगे, सीधा 2x हो जाएगा। यहाँ पे सीधा 2 लिखेंगे और 2 से सीधा 50 को काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, सीधा आंसर मारेंगे। इतना बड़ा ये सब इतना कैलकुलेशन एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए कैलकुलेशन आपको करके दिखाया ताकि आपको कोई भी स्टेप छूटे नहीं, आपको पता चल जाए कि करना क्या है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें इतनी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ टाइम का अभाव होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको ये नहीं देखना है कि आपने किस मेथड से किया है, बस आपको आंसर मैच करना है। तो इसलिए आपको वही करना है जो मैंने आपको ये बताया। सीधा 5 कम 5, 5 में से 3 गया 2, और 2 से 50 को काटो 25, 25 को 5 से गुणा करो 125 आंसर। सीधा मुश्किल से फ्रेंड ये जो है आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ऐसे करके सीधा आगे बढ़ना है। तो मैं आपको फ्रेंड इसमें वो ट्रिक भी बताता चलूँगा जिससे आपका टाइम बचेगा और आप क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे और एक्यूरेसी बढ़े। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। लघुत्तम समापवर्तक लॉसा गुणा महत्तम समापवर्तक मौसौ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ओके फ्रेंड, तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 1920 गुणा महत्तम समापवर्तक क्या है 16 इज इक्वल टू पहली संख्या, इनमें से एक संख्या क्या है 128, तो पहली मान लेते हैं 128 है गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो फ्रेंड अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो कैलकुलेशन को हमेशा इजी रखिए। इजी कैसे रखेंगे? सीधा इसको 4 से एक बार काट के 4 चौक 16, और ये देखिए क्लियर दिख रहा 4 से कटने वाला। तो 4 तियां 12 और 4 दूना 8। अब 4 से फिर काटिए 4 बटे 32। ओके फ्रेंड, अब 8 से इसको काटिए 8 दूना 16, 16 3 19 और हो गया ये 32। तो 8 चौक 32 और 0। फ्रेंड आपको एग्जाम में कैसे करना है वो मैं भी बताता हूँ। पहले आंसर देखिए कौन सा आया, सी पार्ट। ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका बता दिया लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है वो आपको सीधा जो है ये फॉर्मूला वहाँ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है ये लॉसा 1920 गुणा मौसौ 16 इज इक्वल टू 125।
28 गुणा x ऐसे लिख लेना है। उसके बाद फ्रेंड इसको कट कर देना है। अगर आपको ये कठिन कैलकुलेशन लगे तो जैसे मैंने अभी किया ऐसे सॉल्व करना है इसको, नहीं तो 16 बटे 128 और 8 से इसको सॉल्व करेंगे। 8 दूना 16, 3 32, 8 चौक 32 और 0, सीधा 240 पे आंसर। 10 सेकंड में ये क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसीलिए मैं दोनों मेथड आपको बता दिया ताकि आपको एग्जाम में जो है वो ये मेथड तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, इसको आप समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप समझ जाएंगे तो ये मेथड आप अप्लाई कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे 20 मीटर लंबा कोई तार है, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया और एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2 गुनी है। तो ये देखिए, एक भाग की लंबाई ये है मान लीजिए और दूसरे भाग की लंबाई ये है। ये लंबाई इसकी क्या है, 2 गुनी है। ये अगर x है तो ये फ्रेंड क्या होगा, 2 गुनी है तो 2x हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 3x। 3x इज इक्वल टू क्या है, 20 मीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20 बटे 3 मीटर। और लंबे टुकड़े की लंबाई पूछ रहा फ्रेंड, लंबा टुकड़ा हमारा क्या है, 2x। तो x बराबर इतना, तो 2x बराबर इसका 2 गुना 20 बटे 3 यानी कि 40 बटे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, 13 तिया 39, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो फ्रेंड एग्जैक्ट आंसर जो है इसका 13.33 इतना मीटर है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो एक ऑप्शन और आप लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए औसत वाले, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे कम वाली संख्या है, यानी जैसे 32 वर्ष वाला सबसे कम है, उससे कम औसत नहीं हो सकता, पहली चीज़। और जो सबसे ज़्यादा वाली संख्या है यानी 46 वर्ष, इससे ज़्यादा औसत नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि औसत हमेशा सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाली संख्या के बीच में ही आएगा। इसलिए अगर कोई ऑप्शन सबसे कम वाले से कम है तो उसको कट कर देना है, और सबसे ज़्यादा वाले से ज़्यादा है तो उसको भी हटा देना। तो हमारे ऑप्शन में देखिए फ्रेंड 30 दिया है, 30 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर 32 से कम एवरेज हो ही नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरा, 46 से वर्ष से ज़्यादा एवरेज नहीं हो सकता, इसलिए 47 वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं फ्रेंड, 38 और 34। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसको अब एवरेज निकालेंगे। तो औसत आयु, औसत आयु का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, कुल आयु का योग अपॉन कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या। तो कुल आयु कितना हो गया फ्रेंड, 32 प्लस 36 प्लस 46 बटे कितने लोगों का है ये, 3 लोगों का। तो फ्रेंड इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 2 14, हासिल 1 और ये 4 1 5 5 3 8 8 3 11 बटे 3। इसको कट कर दीजिए, 3 तिया 9 2 11, तो 2 मतलब 24,
तो 3/24। ओके फ्रेंड, देखिए अपना आंसर क्या है एवरेज में 38। ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला। इसलिए ABC की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इज इक्वल टू 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें जब x, y और z का अनुपात पूछ रहा है तो हमें ये अनुपात पलट लेना है। अगर ये अनुपात ऊपर चले जाएंगे तो ये अनुपात क्या होंगे? नीचे चले आएंगे। तो हम लिख लेंगे x अनुपात y अनुपात z इज इक्वल टू, अब ये अनुपात क्या होंगे? बट्टे में चले जाएंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ओके फ्रेंड, अब इनको अनुपात अगर निकालना है तो क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 3 6 25 30। ओके फ्रेंड, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम में ऐसे ही आप कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन क्योंकि फास्ट होनी चाहिए, एग्जाम में टाइम का अभाव रहता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे? एक्स, वाई और जेड का अगर हमें अनुपात निकालना है तो सब में 30 का गुणा कर देंगे। अगर इसमें 30 का गुणा करेंगे यहाँ पे फ्रेंड तो 30/2 30/3 अनुपात 30/5। ओके फ्रेंड, अब इसको काट कर लीजिए तो ये 2 से भाग जाएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 से 30 में भाग जाएगा तो 10 3 30। ओके फ्रेंड, 5 को 30 में भाग करेंगे तो 5 6 30। ओके, तो ये देखिए x, y और z का है हमारा अनुपात आ गया 15:10:6। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बी पार्ट 15:10:6, इसलिए ये आंसर हो गया। तो फ्रेंड, आपको एग्जाम में अगर करना है क्वेश्चन तो कैसे करेंगे आप? ये टर्म इतना मत लिखिएगा, इधर वाले टर्म लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम में सीधा आपको करना क्या है, इसी क्वेश्चन में ही आप कर दीजिएगा 1/2 1/3 1/5 और इन तीनों का एलसीएम आपको पता ही होगा। 5 या 15 दूना 30 हो गया, तो सीधा यहाँ 30 लिखिएगा, यहाँ 30 और यहाँ 30 लिखिएगा और 2 से भाग कीजिएगा 30 में तो 15 आ जाएगा। इसको भाग कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। 15 10 6 15 10 6 मतलब मुश्किल से आपका जो है ये 7 से 8 सेकंड का क्वेश्चन है फ्रेंड। इतना सब कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन तरीकों को आप सीखिए जिससे आपका टाइम भी बचे और एक्यूरेसी भी बढ़े। क्योंकि सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा रास्ता ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि आप जो है ऑप्शन तक कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि आप जो है कितने अच्छे प्रोसेस से लगा रहे हैं, प्रोसेस डजेंट मैटर। आपका ये डिपेंड करता है कि आप जो है कितना जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा देना होता है फ्रेंड और आपको आंसर निकालना होता है। तो हमारा फोकस जो है, जितना भी मैं सीरीज आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा हर जगह ये कही जो है हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम किसी क्वेश्चन को कितने शॉर्ट तरीके से कितने जल्दी आंसर निकालें। तो इसलिए फ्रेंड, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह के हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही जो है स्मार्ट ट्रिक आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो फ्रेंड, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, मैन इंटू डेज इंटू वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू वर्क।
ओके फ्रेंड, जो चीज़ हमें दिया रहे वो केवल उसी को हमें इसमें इस वैल्यू में पुट करना है। आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए। तो मैन हमारे कितने हैं फ्रेंड, 12 गुणा एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। कार्य कितना है, एक, तो एक हम नहीं लिखेंगे। ओके फ्रेंड, अब इधर देखिए मैन कितने हैं, पुरुष कितने हैं, 8, और दिन कितना ये पूछ रहा है। और इसमें देखिए उसी कार्य को, कार्य वही है तो इसलिए जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 8 तिरिक 24, 12 तिया 36। ओके फ्रेंड, हमारा डेज कितना आ गया, 36 दिन। कौन सा ऑप्शन, बी पार्ट। तो फ्रेंड एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एग्जाम में ये फॉर्मूला थोड़ी ना आप वहाँ पे लगाते फिरेंगे, इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन के पहले लाइन में जो दिया हुआ है, क्योंकि हम क्या करते हैं, 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सीधा यहाँ 12, यहाँ बीच में ऐसे ही गुणा मार लीजिएगा और यहाँ पे इक्वल लिख लीजिएगा। अब 8 तिरिक 24 और 12 तिया 36, सीधा आंसर। ओके फ्रेंड, इतना सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से कीजिए। इसमें ऑप्शन मैच करता है, इसलिए जो है गलती होने के चांस रहते हैं, क्योंकि कोई दूसरा भी ऑप्शन मैच हो सकता है। ओके फ्रेंड, ये देखिए 3 ग्वाले ए, 20 तथा सी मिलकर एक चारागाह कितने में लेते हैं, 26,600 रुपये में किराए पर लेते हैं। ए अपनी गाय 18 गाय 4 महीने, बी 16 गाय 6 महीने चराता है तथा सी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसके लिए किरायों का हम अनुपात निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो किरायों का अनुपात क्या हो जाएगा, गाय गुणा कितने महीने चराया है, 18 गुणा 4, अनुपात बी ने कितना चराया है, 16 गायों को 6 महीने, अनुपात सी ने कितना चराया है, 14 गाय को 7 महीने। ओके फ्रेंड, अब इसको रेशियो निकाल लेते हैं, इसको देखते हैं किससे कट होगा। 2 से सारे ही कट हो रहे हैं, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ओके फ्रेंड, अब इसको गुणा कर लीजिए, 18 दूना 36 अनुपात 16 तिया 48 और 7 सत्ते 49। ओके फ्रेंड, अब चारागाह कितने में, इतने किराए पर लिया और हमारा अनुपात इतने आया है, यानी अगर इन टोटल इसको जोड़ दिया जाए तो इतना इज इक्वल टू इतना होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी जितने में किराए पे लिए हैं इन्होंने, तो दिस इज इक्वल टू यानी कि 26,600 इज इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना। ओके फ्रेंड, इतना एक्स कर लीजिए, अब जोड़ लीजिए, 9 8 17, 17 6 23, हासिल 2 और 2 4 6, 6 4 10 और 10 3 13। ओके 226,600। अब देखिए फ्रेंड 133 दूना 266 हो गया, इसको ऐसे कट कर लीजिए और 2 0 यहाँ रख लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200। और b का क्या था, ये है ना b का पोर्शन, तो b को कितना किराया देना पड़ेगा, तो b बराबर क्या आया था हमारा 48। अब 1x बराबर इतना, तो 48x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने का b का शेयर 48 गुना 200। तो फ्रेंड 48 दूना 96 और 2 0 लिख दीजिए, इतने रुपए बी का शेयर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 9600। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ओके फ्रेंड्स, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है और यहाँ ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। तो अभी अगर देखा जाए तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 4x और बी की क्या हो जाएगी 5x, और 5 साल बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, तो 5 साल बाद ए की कितनी हो जाएगी? अभी 4x है तो 5 साल बाद 5 साल जुड़ जाएंगे इसमें, और बी की 5x है तो 5 साल बाद 5 साल और इसमें भी जुड़ जाएंगे। अब कह रहा है कि 5 साल बाद अनुपात इतना हो जाता 5:6, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 यानी 5/6। अब फ्रेंड इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 चौक 24x प्लस 6 पजे 30 और 5 पचे 25x प्लस 5 पचे 25। अब फ्रेंड इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर ले जाएंगे अगर 24 को तो ये घट जाएगा, 25 में से 24 जाएगा 1x आ जाएगा, और इधर वाले को इधर लेते आइए तो 30 में से 25 घट जाएगा तो क्या आएगा 5। ओके फ्रेंड, तो 5x, x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु क्या था ये फ्रेंड 4x, इसलिए ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x बराबर 5 है तो 4x बराबर 4 × 5 यानी 5 चौक 20 वर्ष। ए की वर्तमान क्या हो जाए 20 वर्ष, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड बी पार्ट। फ्रेंड ये देखने में लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा, लेकिन जो है बहुत ही ईजी है, आपका मुश्किल से जो है 20 से 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% इज इक्वल टू कितना होगा? तो फ्रेंड इसको लिख लेते हैं 1260 का मतलब होता है फ्रेंड गुणा। ओके फ्रेंड, 33 सही 1/3 का मतलब 33 × 99 100/3, और परसेंट का मतलब 1/100 प्लस 755 का 80% का मतलब 80/100। ओके फ्रेंड, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6 यानी 420 यहाँ से आ गया प्लस। अब देखिए 20 चौक के 80, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटिए तो 15 पचे 75 और 5 एकम 5। अब 4 से इसको गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4 और 15 चौक के 60, या फिर ऐसे ही गुणा कर लीजिए सिंगल सिंगल, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 एकम 4 2 6। इसको जोड़ दीजिए फ्रेंड, तो क्या हो गया 4 2 और 0 2, 6 4 10। तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड 1024। 1024 कौन सा आंसर है? सी पार्ट। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो फ्रेंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मतलब 54 किलोमीटर जाता है कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटा का मतलब क्या हुआ 60 मिनट। ओके फ्रेंड, 60 मिनट में कितना जाता है 54, इसको 54 कर लीजिए फ्रेंड, 50 नहीं है, 54 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, 60 मिनट में जाता है 54 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में बदले तो क्या हो जाएगा 1000 से इसको गुणा कर दीजिए, इतना मीटर कितनी देर में 60 मिनट में। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 1 मिनट में तय दूरी, तो 60 मिनट में फ्रेंड इतना है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60 से भाग दे दीजिए इसको, 54 गुणा 1000/60, 0 से ये 0 काट दीजिए
और 6 9 54 और 9 गुणा 100 बराबर 900। तो हमारा 900 मीटर आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड? ए पार्ट। अगर फ्रेंड इसको एग्जाम में लगाना हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो एग्जाम में कैसे लगाएंगे? तो देखिए, जब 1 मिनट में पूछा है, हमें यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे ही दिया है, तो सीधा हम क्या लिखेंगे? 54 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से गुणा करके मीटर में, और प्रति घंटा दिया है, घंटा मतलब 60 मिनट, इससे करेंगे भाग सीधा। 6 9 54 900 सीधा आंसर मारेंगे। मुश्किल से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आप लोग करके आगे बढ़ जाओगे। ओके फ्रेंड, तो ये सारी ट्रिक जो मैं बता रहा हूं ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे, यहां खंभा लिख लेते हैं फ्रेंड, बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? तो फ्रेंड इसमें एक कंसेप्ट बता देता हूं आपको। जैसे ये कोई ट्रेन है और ये एक बिजली का पोल है, तो फ्रेंड ट्रेन की लंबाई के आगे बिजली के पोल की चौड़ाई को नगण्य मान लिया जाता है, बिजली के पोल की चौड़ाई को नहीं माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए ये ट्रेन है, ये कितना है? 60 मीटर। ओके फ्रेंड, ये मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, तो इससे जो है आपका सेकंडों में आंसर वहां पे निकल जाएगा। अब देखिए 60 मीटर लंबी ट्रेन है, ये बिजली के खंभे को पार करने में कितना टाइम लगेगी? तो देखिए जब यहाँ पे ट्रेन आएगा, ट्रेन का इंजन यहाँ पे, तो आते ही तो पार हो नहीं जाएगा, ट्रेन का इंजन यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या होगा? ये यहाँ से आगे निकलेगा, आगे निकलते हुए जाएगा। ये ट्रेन का इंजन जब यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन जो था इसका, ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा, तब जो है ये बिजली के खंभे को पार करेगा। यानी कि बिजली के खंभे को पार करने में यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक पूरा निकला जो है, तब जाके पार हुआ। यानी कि पूरा पार करने में कितनी दूरी तय किया इसने? 60 मीटर। ये पूरी दूरी जो है इसने तय किया कितना फ्रेंड? 60 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना टाइम लेगा? तो फ्रेंड ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। दूरी हमारी क्या हो गई? 60 मीटर। और फ्रेंड ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल है फ्रेंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल को फ्रेंड किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, 72 गुणा 5/18 से अगर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड, इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 चौक 72, 4 पच्चे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। ये फ्रेंड हो गई हमारी चाल। ओके फ्रेंड, तो आपको फॉर्मूला पता होगा फ्रेंड, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके फ्रेंड, तो चाल हमारा कितना आया? 20 मीटर।
दूरी कितना तय करेगा वो 60 मीटर, और समय हमें निकालना है। ओके फ्रेंड, इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 तियां 60, समय को हम यहाँ लेते आएंगे तो समय हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 सेकेंड। ओके फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। तो फ्रेंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी 3 सेकेंड में। ओके फ्रेंड, तो एग्जाम में आपको इतना ये सब कुछ नहीं करना है, ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। ये बहुत ज़रूरी भी, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो अभी और भी बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें जो है 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। खैर वहाँ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं एक बार ये ग्राफ बना के ज़रूर बता दूंगा ताकि हर तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में हो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन जो है आपको ये नहीं लगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, और ऐसा फ्रेंड होगा भी नहीं। ओके फ्रेंड, अब इसको लेकिन करना कैसे है, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले उसको ये देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आंसर। हम देख रहे हैं यहाँ पे बात कर रहा है ये किलोमीटर प्रति घंटा की, और यहाँ पे बात कर रहा है मीटर की। आंसर किस में आ रहा है सेकंड में। तो हमें जिसमें आंसर आता है उसी यूनिट में हमें सब कुछ बना लेना चाहिए फ्रेंड, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे सेकंड में आ रहा है और हमारे जो है 2 यूनिट है, एक तो है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर सेकंड में आ रहा है, मीटर यहाँ दिया हो तो इसको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करने की क्या ज़रूरत है चेंज, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सीधा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, सीधा लिखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18। ओके फ्रेंड, तो 18 से इसको सीधा यहाँ भाग देंगे, 18 चौक 72, 4 पचे 20। तो यहाँ पे हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है मीटर प्रति सेकंड, बस ये एग्जाम के लिए डिजिट काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैलकुलेशन आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें समय निकालना है तो दूरी बटे चाल कर देंगे, 20 से सीधा 60 को करेंगे भाग, आंसर आ जाएगा 3 मारेंगे आंसर। मुश्किल से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन होगा और आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मेरे फ्रेंड क्या है, धारा की दिशा में चाल है, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड, तो इन क्वेश्चंस को करने का क्या रूल है, अगर धारा की दिशा में इतनी है और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फ्रेंड अगर शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे। ओके फ्रेंड, तो 10 + 6 बटे 2, 16/2 बराबर 8, 2 8 16। ओके फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, शांत जल में तैराक की चाल। तो फ्रेंड हमारा एक आंसर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 8 किलोमीटर ये है और ये है, यानी कि ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ये नहीं हो सकते। अब हमें धारा का वेग ज्ञात करना। तो फ्रेंड धारा का वेग क्या होता है, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल। तो धारा की दिशा में चाल 10 और धारा के विरुद्ध चाल 6, इन दोनों के अंतर को 2 से कर दीजिए भाग। तो 10 में से 6 गया 4/2 = 2। तो फ्रेंड इन्हीं दोनों में से एक आंसर था, ये कौन सा आ गया, पहला वाला। 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा का वेग, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में तैराक की चाल। ओके फ्रेंड, इन क्वेश्चनों को करने का यही स्टाइल है।
धारा के दिशा में और धारा के विरुद्ध को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए, वो शांत जल में चल, और धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध के अंतर को 2 से भाग दीजिए, वो धारा का वेग आ जाएगा। तो फ्रेंड इनको ऐसे ओरली आप फटाक से कर लेंगे। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो इनके लिए एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसको मानिए टाइम 1 T1 12 घंटा और इसको मानिए T2 15 घंटा। ओके फ्रेंड, अब दोनों जब एक साथ चलेंगे तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको मान लीजिए T है, T इज इक्वल टू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ओके फ्रेंड, अब इस पे वैल्यू रख दीजिए 12 गुणा 15, 12 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 12 गुणा 15 बटे 12 15 27, तो 3 चौक 12, 3 9 27, 3 तियां 9 और 3 पाँचे 15। तो क्या आ गया फ्रेंड, 4 पाँचे 20 बटे 3। 20 बटे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, 3 छक 18, 2 20 बटे 3। ओके फ्रेंड, 6 सही 2 बटे 3 इतना क्या होगा, घंटे। तो फ्रेंड हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो ये तो हमें पता चल गया कि 6 घंटे तो लगने वाले हैं। तो इसमें देखा जाए तो केवल पहला ही ऑप्शन है। वैसे तो आंसर यही होगा, एग्जाम में तो आप इसको मार सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये भी निकालना ये कितना है तो देख लीजिए 6 घंटे तो ये हो गए, और 2 बटे 3 घंटे, 2 बटे 3 घंटे ये मिनट में दिया है। तो घंटे को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। तो 3 से 60 को भाग देंगे तो 20 तियां 60 और 20 दूना 40, यानी कि फ्रेंड ये 40 क्या हो गया, मिनट। 6 घंटे 40 मिनट। तो फ्रेंड ये फॉर्मूला आप जो है याद रखिएगा, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा। सीधा ये डिजिट आप यहाँ पे रखिए और इसको सॉल्व कीजिए, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो फ्रेंड साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लीजिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ओके फ्रेंड, तो मूलधन हमारा कितना है 988, दर कितना है 18% वार्षिक, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, अगर इसको 5 से भाग देंगे तो 20 पंजे 100 हो गया, 2 से भाग दे देंगे तो 10 दूना 20 और 2 9 18। ओके फ्रेंड, अब 9 से इसको गुणा कर लीजिए, 9 8 72, 9 8 72 और 72 और 7 79 और 9 9 81 और 81 और 7 88 अपॉन 10। ओके फ्रेंड, यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए और यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए। आंसर आ गया आपका क्या है 889.2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, 889.2 बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज इतने रुपए का साधारण ब्याज जो है
अर्जित होगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो ये मैंने आपको आज 15 क्वेश्चन करवा दिए। 15 क्वेश्चन की ये सीरीज थी जिसमें बहुत अच्छे से आपने एक एक क्वेश्चन को देखा है, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, उसका क्या ट्रिक है, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। इसको आप अच्छे से देखिए और जो फॉर्मूला जो ट्रिक मैंने आपको बताया है उसको आप माइंड में रखिए और हो सके तो आप उसको नोट कर लीजिए कहीं पे, ताकि वो नोट करने से क्या होता है फ्रेंड, वो चीज़ हमारे माइंड में लिखने के बाद हमारे माइंड में पूरी तरह से बैठ जाता है। तो इसको आप लिखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे नेक्स्ट सीरीज में जो है और आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फ्रेंड, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।